नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराकर एटीपी का संश्लेषण किया था। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स की जो एक श्रृंखला थी या एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप और कुछ मात्रा में वहाँ पर आयरन वायरन जैसे यौगिक भी थे, तो उनमें हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाकर क्या बनाई थी, एनर्जी बनाई थी या एटीपी का निर्माण किया था। मतलब क्या किया था, हमने फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया की थी और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने इनर मेम्ब्रेन से कहाँ पर पहुँचाया था, ऑक्सीजन के पास पहुँचाया था। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में जो एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा था हमने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा था हमने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण। मतलब किसी भी चीज़ से अगर या किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन किया था हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसी कारण उसे हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा था। अब ईटीएस के दौरान जो एटीपी का निर्माण हो रहा है वह किस प्रकार संपन्न होता है, तो इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग सिद्धांतों या अलग अलग थ्योरियाँ दी। भाई एटीपी का निर्माण इस प्रकार हो सकता है, किसी ने अनदर थ्योरी दी। तो उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है और जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थ्योरी है वह है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या रसायन प्रासरणी सिद्धांत, जिसको दिया था 1961 में, 1961 में पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, 1961 में पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक ने एटीपी के संश्लेषण को समझाने के लिए, वह भी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। तो वहाँ पर एटीपी के संश्लेषण को समझाने के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या रसायन प्रासरणी सिद्धांत दिया गया। अब रसायन प्रासरणी सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखना होगा या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए। तो उन पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है वह। तो अगर उनकी बात करें हम, पहले तो हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वह कहाँ पर चलती है, तो आपको सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वह कहाँ पर चलती है, वह चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। यह तो कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। यह कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी वह इस इनर मेम्ब्रेन पर ही चलेगी, जबकि जो क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है वह कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती हैं। तो जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है, अब इसी पे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ क्यों चलती है, क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स की एक श्रृंखला होती है। मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को परिवहित या परिवहन करने का कार्य करते हैं। मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, और उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे और उन एंजाइम में कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होंगे
और कुछ आयरन कॉपर जैसे यौगिक भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को परिवहनित करके ऑक्सीजन तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है, और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसा हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था। परंतु अगर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के द्वारा इसे समझे तो कुछ डिफरेंट प्रकार की कंडीशन हमारे यहाँ पर सामने आती है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इसमें लगभग 46 टाइप ऑफ प्रोटीन या 46 प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देखें तो इसमें एक तो आयरन सल्फर प्रोटीन होगा और एक FMN या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा उसका नाम है क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब जो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स करता क्या है, तो हमने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी तो क्रेब्स साइकिल के दौरान किसका निर्माण किया था हमने, NADH2 का निर्माण किया था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अपचायिक ऊर्जा बनाई थी हमने क्रेब्स साइकिल के दौरान। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण किया था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड का निर्माण किया था, मेलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण किया था। तो वहाँ पर हमने NADH2 का निर्माण किया था। तो इस NADH2 से इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए या NADH2 से ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए या NADH2 को वापस से किस में कन्वर्ट करेगा, यह NAD प्लस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को ये खींचकर किसको दे देगा, FMN को दे देगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा। उस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर जाएंगे। तो NADH2 का वापस से डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट या NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। उसी प्रकार अगर कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो इसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा जिसे सक्सिनेट को एंजाइम क्यू भी कहा जाता है, सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज। अब हमने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी तो क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत हमने जब सक्सिनिक जो एसिड था, सक्सिनिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया था, हमने फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट किया था। तो वहाँ पर किसका निर्माण देखा था हमने, FADH2 का निर्माण देखा था। तो जो ये FADH2 जो बनाया जाता है वह किसके माध्यम से बनाया जाता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा बनाया जाता है। और इनसे जो इलेक्ट्रॉन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेशन या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया जाता है, या इसे फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। इसमें 5 प्रोटीन दिखाई देंगी हमें, और इसमें क्या होगा, FAD, साइटोक्रोम B और 3 आयरन सल्फर जो प्रोटीन होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इनका ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल हमें कॉम्प्लेक्स के नाम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसी प्रकार अगर कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज, या इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स BC या BC कॉम्प्लेक्स। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, BC कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें B टाइप ऑफ प्रोटीन भी होगी, C टाइप ऑफ प्रोटीन भी होगी, और इसमें 11 टाइप ऑफ प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम BL, BH, साइटोक्रोम C, आयरन सल्फर प्रोटीन इत्यादि, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप या एंजाइम के साथ ये मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। उसी प्रकार अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और इसका दूसरा नाम और है कॉम्प्लेक्स A एंड A3।
कॉम्प्लेक्स A&A3 और इसमें 13 टाइप ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का जो नंबर होगा वह 13 होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कोएन मतलब कॉपर A, कॉपर B इत्यादि प्रकार के यहाँ पर कंपोनेंट या प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें एक और कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ और इस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को कहा जाता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज या एटीपी का निर्माण करने वाला कॉम्प्लेक्स और इसमें F0, F1 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन्हें कपलर्स भी कहा जाता है। तो ये पांचों ही प्रकार के हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात कर ली। अब इन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके कारण क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। अब वो एनर्जी किस प्रकार बनती है उसको समझाया जाता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के द्वारा। और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी, पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जो कि 1961 में दी गई थी। अब उसके अनुसार एटीपी का निर्माण किस प्रकार होता है यह हमें समझना है। तो एटीपी के निर्माण को समझने के लिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिसे एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब जो पीटर मिशेल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था कि जो एटीपी का जो निर्माण होता है, एटीपी के निर्माण के बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो एटीपी का निर्माण होता है वह हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड कंडीशन में अलग अलग प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। मतलब जब एटीपी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है वह एक्टिव हो जाता है और वह यहाँ पर जो ये प्रोटॉन यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पर इतनी मात्रा में एनर्जी निष्कासित होगी और उस एनर्जी का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वह एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़कर एटीपी का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रोटॉन की एक सांद्रता बनाकर हम क्या कर सकते हैं, एटीपी का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कौन से सिद्धांत के द्वारा बताया गया है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या रसायन परासरणी सिद्धांत के माध्यम से या सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। कहीं ऐसा हो सकता है। तो दोबारा से समझना इसे, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलती है और इनर मेम्ब्रेन पर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स सेकंड, एक कॉम्प्लेक्स थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स फोर्थ और एक कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब पांचों ही कॉम्प्लेक्स के नाम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे क्या कहा जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसका कार्य क्या है, NADH को NAD प्लस H+ में विघटित करने का और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उनको लेने का कार्य है। इसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और वह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है वह क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। उसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है उसे साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है जिसे A1, A या A3 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है उसे एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक तो F0 वाला पोर्शन, एक F1 वाला पोर्शन। मतलब 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसी कारण इन्हें कपलर्स भी कहा जाता है और इसी से H+ आयन गुजरेंगे। मतलब जब H+ आयन गुजरते हैं तो इसका जो ये टरबाइन होता है ये घूमता है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यहाँ पर हम यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परिवहन किस प्रकार होता है। तो मैंने बताया यहाँ पर
जो भी ऑक्सीडाइजेबल जो सबस्ट्रेट होते हैं, मतलब जैसे NaDH2 हमने जो भी बनाए थे क्रेब्स साइकिल के दौरान, उनका क्या किया जाएगा, यहाँ पर वापस से ऑक्सीडेशन किया जाएगा। और ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस रूप में होता है, डिहाइड्रोजनेशन के रूप में होता है। और उस दौरान क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उनको जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ग्रहण कर लेगा, और FMN से ये कहाँ पर चले जाएंगे, आयरन सल्फर के पास चले जाएंगे। और आयरन सल्फर से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर क्या पड़े हुए रहते हैं, कोएंजाइम Q पड़े हुए रहते हैं, तो उनके पास ये चले जाते हैं। अब आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आ गए, यहाँ पर क्या हुआ, कोएंजाइम Q के पास चले गए, जिसके कारण जो कोएंजाइम जो Q था वह एक माइनस चार्ज आ गया, मतलब ये किसमें चेंज हो गया, सेमी कोएंजाइम Q के रूप में चेंज हो गया। फिर जब ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो -2 आ जाएगा, मतलब फुली ये चार्ज्ड हो गया। तो -2 होने के पश्चात इससे हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएंगे, जिसके कारण एक कोएंजाइम Q H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोएंजाइम Q H2 बन गया। अब ये कोएंजाइम Q H2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ये आयरन सल्फर को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे देगा। अब आयरन सल्फर के बाद यहाँ पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आयरन सल्फर से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास चला जाता है। अब साइटोक्रोम C1 से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेने का कार्य कौन करेगा, तो यहाँ पर एक जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके परिधीय भाग में यहाँ पर एक प्रोटीन और होता है जिसको कहा जाता है साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर साइटोक्रोम A को दे देगा, A से A3 के पास चला जाएगा और A3 से आयरन कॉपर के पास चला जाएगा, और आयरन कॉपर से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे H+ आयन आकर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर वाटर का या जल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास आया है, ये साइटोक्रोम B से ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास जाता है, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा कोएंजाइम Q पड़ा हुआ होगा तो उसके पास जाता है। अब यह सेमी कोएंजाइम Q में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस से यह आयरन सल्फर प्रोटीन से इधर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H+ को ग्रहण करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएंजाइम Q H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो ये चक्र चल रहा है इस चक्र को कहा जाता है Q साइकिल। और Q साइकिल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बलिदान है या योगदान बोल सकते हैं हम, मतलब जितनी मतलब Q साइकिल चलने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है ये Q साइकिल चलेगी, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाएगा तो उस दौरान 2 H+ आयनों को मैट्रिक्स से कहाँ पर भेज दिया जाता है, इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार फिर वापस से ये घूम कर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज देगा और एक इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आ जाएंगे, तो वापस से 2 H+ आयनों को इधर यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब साइड कॉम्प्लेक्स थर्ड से गुजरेंगे तो उस दौरान 4 H+ आयन बाहर की ओर या इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ जाएंगे, जबकि 4 H+ आयन कहाँ से आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आ जाते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स फोर्थ से इलेक्ट्रॉन गुजरता है इसके विभिन्न कंपोनेंट से तो उस दौरान 2 H+ आयन यहाँ पर आ जाते हैं। तो मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन में या इन साइटोक्रोम से जब परिवहनित होंगे तो लगभग 10 H+ आयन यहाँ पर आ जाएंगे। और उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे प्रवाह होता रहेगा यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती रहेगी और H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा,
प्रोटॉन की सांद्रता प्रवणता का निर्माण हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन भी हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का परिवहन होने के कारण यहाँ पर एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, या विद्युत रासायनिक जो विभव है उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो प्रोटॉन की सांद्रता प्रवणता और विद्युत रासायनिक ऊर्जा के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये जो प्रोटॉन मोटिव जो फोर्स होता है ये इन प्रोटॉन्स को यहाँ पर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में रुकने नहीं देता, जिसके कारण 3H+ या लगभग 4H+ आयन जब इस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से, या कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का दूसरा नाम क्या है, एटीपी सिंथेटेज, जब इससे यह गुजरेंगे तो यहाँ पर जो एटीपीएज एंजाइम है वह एक्टिवेट हो जाता है। और एटीपीएज एंजाइम कब एक्टिव होगा, जब यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में एडीपी होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़े हुए रहेंगे, तब ये एक्टिव होकर एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार हम एटीपी के निर्माण को यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है इसमें दो भाग है, एक तो F0 एक F1 है। F0 में जैसे ही H+ आयन जाएंगे तो यहाँ पर F1 का जो टरबाइन है वो धीरे धीरे घूमता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन, जब H+ आयन गुजरेंगे तो उस दौरान एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज यहाँ पर हम एटीपी निर्माण में करते हैं। तो ये थी एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि, जिसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या रसायन प्रसरणी सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत HMP या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।